अस्सलाम वालेकुम। 1757 में जंग पलासी के बाद अंग्रेज मुकम्मल तौर पर बंगाल पर काबिज हो गए थे। 1757 से 1857 तक ये 100 साल का अरसा हिंदुस्तान की तारीख में तारीख तरीन दौर कहलाता है। इस दौर में जितने इंसान अंग्रेजों के हाथों हलाक हुए, उससे पहले 5000 साल की तारीख में इतने इंसान हलाक नहीं हुए थे। ठीक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पहली मल्टीनेशनल थी और उनके मकासद वही थे जो आज के दौर की लालची मल्टीनेशनल्स के हो सकते हैं। कोई स्क्रूपल्स नहीं, कोई इखलाकियात नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं। उनका मकसद कम से कम अरसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और पूरे हिंदुस्तान को नोचना और खसोटना था। सबसे बड़ा नुकसान जो मुसलमानों को बैटल ऑफ पलासी के बाद हुआ वो ये कि तमाम मुसलमान अशराफिया यानी मुसलमान आला तबका और मिडिल क्लास कि जो बुनियादी तौर पर तालीम याफ्ता, मुहज्जब तरीन और मुसलमानों की फिक्री और सियासी क़यादत देने वाले थे, अंग्रेजों ने चुन चुन कर उनको कत्ल कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। सिराजुद्दौला से उनकी हिंदू अवाम भी शदीद मोहब्बत किया करती थी। सिराजुद्दौला की लाश के टुकड़े करके जब उन्हीं के शहर में फिराए गए तो पूरा शहर मातम करता हुआ बाहर निकल आया। तमाम मुसलमान उलमा, दानिशवरों, फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिस्ट उनको चुन चुन कर खत्म कर दिया गया। इस कदर तबाही मचाई गई कि चंद सालों के अंदर बंगाल जो पूरे इंडिया को राशन सप्लाई किया करता था, गल्ले की फरावानी हुआ करती थी, इतना खौफनाक कहर पड़ता है कि बंगाल की आधी आबादी तकरीबन 3 करोड़ अफराद फाके और भूख से चंद सालों के अंदर हलाक होना शुरू हो जाते हैं। हालत यह होती है कि इंसान लाशें खा रहे होते हैं। हालत यह होती है कि इंसानों को दफन करने के लिए कोई इंसान बाकी नहीं रहता। अंग्रेज पॉलिसी ये अडॉप्ट करते हैं कि मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी जाती है कि गल्ला नहीं उगाया जाएगा, उसकी जगह कैश क्रॉप्स पे जोर दिया जाता है। कैश क्रॉप्स भी कौन सी? एक इंडिगो जो रंग होता है, जो कि बड़ी मांग थी यूरोप में उसकी, और दूसरा भंग, अफ्यून, जो अफ्यून यहां पैदा करके ये चाइना भेज रहे थे कि चाइना के खिलाफ ड्रग वॉर्स या ओपियम वॉर्स का इन्होंने आगाज करना। दूसरा, इनके लुटेरों ने शरायत आयद कर दी कि मकामी आबादी जो गल्ला पैदा करेगी बहुत थोड़ी मिकदार में अपने पास स्टोर कर सकती है, बाकी तमाम की तमाम लेके इसको मार्केट में आना है, और मार्केट में भी ये फ्री मार्केट में बेच नहीं सकती, सिर्फ कंपनी के एजेंट्स उस खुराक को और गल्ले को खरीदेंगे। नतीजा यह होता था कि भरना शुरू हो जाते थे, फिर कंपनी वही गल्ला भारी कीमत पे दोबारा बेचती थी बंगाल के मुसलमानों को, और इसके नतीजे बंगाल के अपने लोगों के पास गल्ला का जखीरा नहीं था, मजीद कोई इनके पास टेक्नोलॉजी, इनकी सारी सनत और हुर्फत को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। बंगाल में सिल्क इतना बारीक, इतना नफीस पैदा होता था तो कहा जाता था कि कपड़े का एक थान एक अंगूठी में से निकल कर चला जाता था। बंगाल सिल्क जो पूरी दुनिया में मशहूर था, उस कारीगरों के अंगूठे कटवा दिएगा ताकि आइंदा वो टेक्नोलॉजी, वो सनत खत्म हो जाए और मगरिब से लाया हुआ कपड़ा यहाँ बेचा जा सके। इस सूरत हाल में फिर वही हुआ जो होना था। चंद सालों के अंदर जो कहत पड़ता है उसमें पूरा बंगाल साफ होकर रह जाता है। ये इंसानियत की तारीख में बदतरीन मैन मेड डिजास्टर था। इंसान की नस्ल कशी के लिए फूड सप्लाई कंट्रोल करने का ये आइडिया इससे पहले इंसानियत की तारीख में किसी को नहीं आया था। और 1757 की जंग पलासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंसानियत की फूड सप्लाई कंट्रोल करके इंसान को हलाक करने का जो प्लान बनाया था, 1974 में हेनरी किसिंजर ने यही प्लान आज की दुनिया के लिए बनाया हुआ है। इंसानों की खुराक कंट्रोल की जाए, उसके नतीजे में इंसानों की आबादी कम की जाए। अंग्रेजों का मकसद लूट खसूट भी था और तमाम हिंदुस्तान की अशराफिया और आला तरीन पढ़े लिखे तबके को हलाक और खत्म करना भी, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि हिंदुस्तान पर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत कर सकती है। लिहाजा जो वक्त उनके पास था उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैक्सिमम लूटमार और जितना ज्यादा ये ग्रैब कर सकते थे, उसके लिए उन्होंने ये जबरदस्त स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, यानी तबाह बर्बाद करके हर चीज को जितना लूट सकते हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि चंद दिनों के बाद मुगल और दूसरे मुसलमान के 200 साल दौरे हुकूमत में जितनी मुकम्मल इकोनॉमिक तबाही इंडिया की हुई है, उस दौर में 1757 तक पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का हिस्सा 25% था। यानी पूरी दुनिया में जो तिजारत होती थी उसमें 25% तिजारत इंडिया से निकल कर जाती थी। और जब अंग्रेज 1947 में इंडिया को छोड़ कर गए हैं
तो पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का किरदार 1% भी नहीं था, 1% भी नहीं रह गया था। उसके बाद जो लोग बात करते हैं कि इंडिया में अंग्रेजों के आने की वजह से इंडिया की बहुत तरक्की हुई, उनके मुंह पे भी यह तमाचा है, और वो पूरी मगरबी फिलॉसफी, पूरी अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन को समझा देता है ये बात कि अंग्रेजों का मकसद हिंदुस्तान में आके क्या करना था। इसका आगाज और पहला ड्रामेटिक, प्रैक्टिकल, खूरेज एक्सपेरिमेंट इन्होंने जंगे पलासी के बाद अगले 20 साल के अंदर बंगाल में किया। बंगाल की मुकम्मल तबाही के बाद जब 1799 में मैसूर और सेरिंगापटम भी अंग्रेजों के हाथ लगा, उन्होंने वहां भी एग्जैक्टली वही किया जो ये बंगाल में कर चुके थे। तमाम मुसलमान अशराफिया को जलील किया, तबाह बर्बाद किया, उनकी नस्ल खत्म कर दी, और जाहिल, अनपढ़ और गद्दार वहां मुसल्लत किए गए। और तमाम टेक्नोलॉजी जो टीपू सुल्तान पूरी दुनिया से लेकर आए थे, उस तमाम टेक्नोलॉजी को यूरोपियंस ने अपने कब्जे में करके ये मगरब की तरफ ले गए। लेकिन टीपू सुल्तान के बाद इनको रोकने वाला कोई नहीं था। मुगल एम्पायर इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि बादशाह का सिर्फ इख्तियार अपने महल तक बाकी रह गया था, किले तक बाकी रह गया था। वो कि मुसलमान या मुगल गवर्नर्स मुख्तलिफ जगहों पे अपॉइंटेड थे, मगर इंडिया में बहुत बड़ी तादाद राजों, महाराजों, नवाबों की थी, जिनकी अतात थी मुगलों की तरफ, लेकिन उसके बावजूद मजबूर थे, ताकत नहीं रखते थे कि अंग्रेजों के इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सकें। एक एक करके तमाम राजे, महाराजे, नवाब, उनकी तमाम रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जाती रही, और जहां पर भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले गए, उन्होंने वही सलूक किया जो वो बंगाल में कर चुके थे या मैसूर में इन्होंने किया। नतीजा ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त तबाही, बर्बादी, इकोनॉमिक डिजास्टर 1757 से 1857 के दरमियान इस तरह मुसल्लत हुआ कि कम से कम 6 करोड़ अफराद इस 100 साल के अंदर मैन मेड डिजास्टर से। यह बात हमारी तारीख में नहीं बताई जाती, लेकिन 1757 और 1857 के दौरान टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी कम से कम 25 बड़ी बड़ी बगावतें बर्पा हुई हैं हिंदुस्तान में। मुख्तलिफ राजे, महाराजे, नवाब, मुसलमान, जनरल, कमांडर्स, उलमा, उन्होंने बगावतें बर्पा की अंग्रेजों को अपने इलाकों से निकालने के लिए। देखिए, एक तरफ तो अवाम पिसी हुई थी बुरी तरह, अवाम को खाने को नहीं मिल रहा था, तमाम फूड सप्लाई, टेक्नोलॉजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर ली। दूसरी तरफ जब ये अशराफिया को, मुअज़्ज़ज़ तबके को, पढ़े लिखे अफराद को, उलमा को जलील करते थे, तो कुदरती बात है अवामुन नास को भी दुख होता था, क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत बहुत टॉलरेंट और अदब के साथ और मोहब्बत और प्यार के साथ की। टीपू सुल्तान की 80% रियाया हिंदू थी, सिराजुद्दौला की 80% रियाया हिंदू थी, उसके बावजूद वो उन पर जान छिड़कती थी। तमाम हिंदुस्तान के इंसान, चाहे वो सिख थे, हिंदू थे, पारसी थे, बुद्ध थे या मुसलमान, उनकी मरकजी क़यादत मुसलमान थे। हम आपको खास तौर पर रेकमेंड करेंगे कि तलाश कीजिए कि 1757 और 1857 के दरमियान क्या जुल्म किए गए। इंसानी तारीख में इतना बड़ा जेनोसाइड नहीं किया गया, और मैन मेड जेनोसाइड जिसके अंदर बिला तफरीक मुसलमान, हिंदू, ईसाई जो बसते थे वहां पर, उनको इस कदर बेदरेख तरीके से कत्ल किया गया, इस कदर बेदरेख तरीके से नस्ल कशी की गई कि हिंदुस्तान की कमर टूट के रह गई, माशी तौर पे भी, इंटेलेक्चुअल तौर पे भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। जहां पे सारी तबाही की वजह से अवामुन नास पिसे हुए थे, तो यही कुछ सलूक उस मकामी फौज के साथ भी होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़ी तादाद में मकामी दस्ते रिक्रूट किए थे, और उनकी असल मेन बॉडी ऑफ फोर्स लोकल थी। उसके अंदर सारी कौमें शामिल थी, हिंदू और मुसलमान, पर्टिकुलरली सिख भी थे, गोरखास भी थे। मगर कैफियत यह थी कि जहां मकामी आबादी कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फौजों के अंदर जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती थी तो ये जगह जगह बगावत किया करते थे। यहां पे चूंकि समरी मिलिट्री ट्रायल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जुल्म सितम था, कोई रेगुलर आर्मी डिसिप्लिन कोर्ट्स, ट्रायल्स, जजेस, इस तरह की तो कोई चीज थी नहीं, तो मामूली मामूली गलतियों पर सिपाहियों को तोपों के आगे बांधकर उड़ा दिया जाता, इनको कत्ल कर दिया जाता, उनकी तनख्वाहें रोक ली जाती, इनको जलील ख्वार किया जाता, और फौजों के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक किया जाता था। तमाम फौज के वो मुअज़्ज़ज़ कमांडर्स जो मुसलमान थे या हिंदू भी थे, कि जो अपनी फौज के साथ अच्छा सलूक करते और शिकायत करते अंग्रेजों से इस बुरे सलूक पर, उनको अपनी फौज, अपनी रेजिमेंट्स, अपनी यूनिट्स के सामने बुरी तरह जलील करके कत्ल गारत कर दिया जाता। इन तमाम बातों की वजह से सख्त फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मकामी फौज में भी पैदा हो रहा था, और इन्हीं हालात में पहुंचते हुए हम तकरीबन 1857 के पास